Hello everyone, welcome back to Exam Cracker. Today I am going to discuss previous year questions paper for research aptitude. Okay, this topic is important from your exam point of view for UGC NET, NTA NET and SLAT examination. This is our part 2. Okay, आप लोगों ने अगर पार्ट 1 जो लेसन है रिसर्च एप्टीट्यूड का वो नहीं देखा है वो पहले देख लीजिए, बिकॉज दोस लेसन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी अलग से हमारा कोर्सेज जो है वो अभी चल रहा है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं. ओके, सो हियर वी begin with some previous year question paper for research aptitude. Okay, and एग्जाम क्रिकर चैनल में ही सी टेट एंड हायर सेकेंडरी टेट के लिए स्पेशली फॉर टीचिंग एग्जाम ओके वेरियस कोर्सेज जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है. जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो हमारा जो एग्जाम क्रिकर चैनल है वहाँ पे जाके देख सकते हैं. सो हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट question that is related to your research paper. Okay, the principal of a school conduct an interview session of teachers and students with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school programs. This endeavor may be related to which type of research. So यहाँ पे बोला गया है कि एक स्कूल का प्रिंसिपल है वो एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए. ओके, स्टूडेंट एंड टीचर के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया है फॉर किसके लिए वो देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि उन लोगों का जो पार्टिसिपेशन है स्कूल प्रोग्राम में उसको एनहेंस करने के लिए ये इंटरव्यू हुआ है. सो यहाँ पे बोला गया है कौन सा रिसर्च जो प्रिंसिपल है वो एडॉप्ट करेगा. ऑप्शन 1 इवैल्यूएटिव रिसर्च, ऑप्शन 2 फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन 3 एक्शन, ऑप्शन 4 अप्लाइड रिसर्च. देखिए यहाँ पे जो है फंडामेंटल रिसर्च जो है वो हो ही नहीं सकता, बिकॉज लास्ट लेसन में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था फंडामेंटल रिसर्च इज रिलेटेड टू थ्योरी बिल्डिंग. यहाँ पे कुछ थ्योरी डेवलप नहीं करना है. सो ऑप्शन 2 जो है वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है. एंड इवैल्यूएटिव रिसर्च मैंने क्या बोला था कि इवैल्यूएटिव रिसर्च में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन हो गया, उसको हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं. ठीक है, ये हो जाएगा इवैल्यूएटिव रिसर्च. एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च ये बाकी रहा. एक्शन रिसर्च क्या होता है, वो किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च कंडक्ट करते हैं एंड मोस्टली ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए ही होता है. और अप्लाइड रिसर्च जो होता है वो बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है. ठीक है, हम लोग एक्शन रिसर्च का एक डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं. एक्शन रिसर्च इज ए रिफ्लेक्टिव प्रोसेस ऑफ ए प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम solving led by individual working with others in terms or as part of community of practice to improve the way they address issues and solve problems. So यहाँ पे बोला गया है किसी एक पर्टिकुलर इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक्शन रिसर्च कंडक्ट किया जाता है. ये विद इन द कम्युनिटी होते हैं. ठीक है, और जो इम्प्रूविंग स्ट्रेटेजी है उसके लिए इसका मेन एम है और मोस्टली इट इज यूज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है ये एक्शन रिसर्च हो जाएंगे. अप्लाइड क्यों नहीं होगा, बिकॉज अप्लाइड बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बिल्ड कर लिया, ठीक है, उसको अप्लाई करके वो सिचुएशन देखते हैं. सो यहाँ पे होगा सही आंसर है एक्शन रिसर्च ऑप्शन 3. सो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं एक्शन रिसर्च के बारे में, अप्लाइड रिसर्च के बारे में बोला गया है. यहाँ पे देखिए द मार्केटिंग रिसर्च और इवोल्यूशन रिसर्च आर एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च. सो बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड होता है ये अप्लाइड रिसर्च. ओके, एंड ये आउटसाइड द डोमेन होता है और अप्लाइड रिसर्च जो होता है ये कम्युनिटी में ही होता है. जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे आप रह रहे हैं वहां पे ही आप लोगों को एक्शन रिसर्च करना होगा, बट ये आउट ऑफ डोमेन होता है. ठीक है, next question number 2. In qualitative research paradigm, which of the following features may be considered critical? So यहाँ पे qualitative research से एक questions आया है. ऑप्शन देख लेते हैं. Data collection with standardized research tools. Option B, sampling design with probability sample technique. Option C, data collection with bottom-up empirical evidence. Option D, data gathering
to take with top up systematic evidence. So यहाँ पे आप लोगों को मैं बोल लेना चाहती हूँ कि what is qualitative research? Qualitative research is basically related to behavior or attitude. Okay, यहाँ पे अगर attitude किसी particular community का attitude देखना है या behavior का discussion करना है, for example एक particular community में किसी एक मेंटल जो है मेंटल डिसऑर्डर हो गया, मेंटल वो डिसऑर्डर होने से उसका बिहेवियरल कैसा चेंजेस होगा, दैट इज रिलेटेड टू और क्वालिटेटिव रिसर्च. और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, जहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर हुआ है कितना पर्सन अफेक्टेड है, कहाँ पे हुआ है, ये सब हो जाएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव इज रिलेटेड टू कहाँ पे और कितना लोग अफेक्टेड है, और क्वालिटेटिव इज बेसिकली रिलेटेड टू द बिहेवियर, क्यों हुआ है या इसका बिहेवियर क्या क्या हो सकता है ये जो डिजीज है ये होने से. ठीक है, सो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी दैट इज करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हम लोग इम्पेरिकल एविडेंस से इसको डिड्यूस कर सकते हैं. राइट, इम्पेरिकल एविडेंस जो वहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन है वहाँ पे अगर वो डिसऑर्डर हो गया है, सो वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, सो वहाँ पे यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं. ठीक है, so option C is the right option. Question number 3, which of the following list of statement identify the set which has negative implication of research ethics. So last lesson में भी मैंने डिस्कस किया था research ethics is basically related to some moral values, right? moral values के ऊपर डिस्कस करते हैं जो रिसर्च रिपोर्टिंग के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. रिसर्च रिपोर्टिंग अगर आप लोगों के एविडेंस के ऊपर बेस्ड नहीं हुआ देन ये रिसर्च एथिक्स नहीं कहला जाता. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स. तो हम लोगों को यहाँ पे जो है नेगेटिव इम्प्लीकेशन ढूंढना है. ठीक है, रिसर्च एथिक्स का. ऑप्शन 1, ए रिसर्चर क्रिटिकली लुक्स एट फाइंडिंग ऑफ अनदर रिसर्च. देखिए यहाँ पे बोला गया है जो रिसर्चर है दूसरों का फाइंडिंग्स देख रहे हैं कि वो लोग क्या किया. ठीक है, क्रिटिकली मतलब निगेटिव सेंस में भी वो डिस्कस करें, पॉजिटिव सेंस में भी डिस्कस करें. सो ये हो जाएगा एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है रिसर्च एथिक का. हम लोगों को देखना है कि अनदर रिसर्च में क्या क्या फाइंडिंग्स मिला है, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा. ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव फैक्टर. सो ये निगेटिव नहीं होगा. सो ऑप्शन 1 जो है वो गलत हो जाएंगे. ठीक है, ऑप्शन 2 देखते हैं. रिलेटेड स्टडीज आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंस. अभी ये तो नहीं होगा, आप लोग रिसर्च कर रहे हैं मगर आप लोग प्रॉपर रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, देन ये रिसर्च एथिक्स के खिलाफ होगा. तो ये हो जाएगा निगेटिव इम्प्लीकेशन. सो ऑप्शन 2 यहाँ पे जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे. ठीक है, हम लोग कोट्स पहले देख लेते हैं. देखिए हम लोगों को अभी पता चला कि ऑप्शन 2 जो है ये निगेटिव इम्प्लीकेशन है और ऑप्शन 1 जो है वो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है. जो हम लोगों को ढूंढना है निगेटिव इम्प्लीकेशन. राइट, निगेटिव इम्प्लीकेशन कहाँ पे ऑप्शन 2 है और कहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं है वो हम लोगों को देखना है. सो यहाँ पे जो है 2 2 2. ठीक है, यहाँ पे ABC में 2 2 अवेलेबल है, यहाँ पे 2 नहीं है. सो ऑप्शन डी को हम लोगों ने पहले ही रिमूव कर दिया. ऑप्शन 1 जो है हम लोगों ने पॉजिटिव इम्प्लीकेशन हम लोगों ने डिसाइड किया था. सो 1 यहाँ पे है. सो ऑप्शन ए भी हम लोगों का रिड्यूस होता जा है. सो ये एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, सही आंसर तक जा सकते हैं. फिर भी हम लोगों का अभी तक आंसर नहीं मिला. फिर से हम लोग ऑप्शन 3 को देखते हैं. ठीक है, रिसर्च फाइंडिंग आर मेड द बेसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग. सो रिसर्च फाइंडिंग जो है वो पॉलिसी मेकिंग के लिए ही बनाया जाता है. जो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होते हैं, ठीक है, मोस्टली डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होते हैं वो रिसर्च फाइंडिंग जो होता है वो पॉलिसी मेकिंग के लिए होता है. ये भी सही है. ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट. सो फिर से हम लोग कोट्स देख लेते. ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है. ठीक है, ये इथिक्स में निगेटिव इम्प्लीकेशन नहीं लाएंगे. सो ये ऑप्शन गलत हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे जो है बाकी जो रह गया ऑप्शन सी ही है. ऑप्शन सी जो हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को सही जो सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो ए 1 2 3 4 5 6 सभी नहीं पढ़ के भी कैसे आप लोग 10 and 20 सेकेंड में आंसर कर सकते हैं. फिर भी आप लोगों के तसल्ली के लिए मैं ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 6 जो है वो पढ़ देती हूँ. ठीक है,
ऑप्शन 4 को आप लोग देख सकते हैं, कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर इज स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस। तो यहाँ पे बोला है जो प्रैक्टिशनर है इसका कंडक्ट जो है उसको हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, स्क्रीन कर लिया, ठीक है। ये तो रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है, राइट। और ऑप्शन 5 को देखिए, रिसर्च स्टडी इज रेप्लिकेटेड विथ ए व्यू टू वेरीफाई द एविडेंसेस फ्रॉम अदर रिसर्चेस। जो रिसर्च स्टडी ऑलरेडी हो गया है, रिसर्च स्टडी जो है उसको हम लोग फिर से रिवाइज कर रहे हैं और अदर जो एविडेंस है, ठीक है, रिसर्च का जो अदर रिसर्च है उसका एविडेंस के साथ मैच कर रहे हैं, ये पॉजिटिव फैक्टर है। एंड 6 में देखिए, बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटिंग प्रोसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रिलिमिनरी स्टडीज। सो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये निगेटिव इम्प्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव इम्प्लीकेशन पूछा है। सो हम लोगों का जो है निगेटिव कहाँ पे है, ऑप्शन 2 दैट इज साइट, हम लोग प्रॉपर साइटेशन नहीं दे रहे हैं। एंड ऑप्शन 4 जो प्रैक्टिशनर है उसका जो कंडक्ट है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। एंड ऑप्शन सी जो है ये भी निगेटिव एप्लीकेशन है। सो 2, 4, 6 इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो 2, 4, 6, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए रिसर्च on the conduct of child rearing practices on straight poorness of children in completing school project, the hypothesis formulated is that child rearing practices do influence on the straight poorness. At the data analysis stage, a null hypothesis is advanced to find out the tenability of research hypothesis. On the basis of the evidence available, the null hypothesis is rejected at 0.01 level of significance. What decisions may be warranted in respect of research hypothesis? मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन जितना बड़ा है इतना है उतना ही इजी होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को सोचना है, जानना है व्हाट इज नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज रिसर्च हाइपोथेसिस। ये जानने से, ये सिंपल थिंग जानने से इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग नल हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद उसका आंसर करेंगे। सो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस इज ए हाइपोथेसिस दैट सेज देयर इज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बिटवीन द टू वेरिएबल। ओके, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इन दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। एंड इसका डेफिनेशन क्या है? इज वन दैट स्टेट्स देयर इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। नल हाइपोथेसिस में बोला गया देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बोला गया देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझते हैं। एक स्कूल में बोला गया है कि हम लोग जो चाइल्ड को केयर करते हैं, राइट, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस में चाइल्ड जो होता है वो स्ट्रेट प्रोनेस से अफेक्टेड होता है कि नहीं। एंड हाइपोथेसिस हम लोगों ने पकड़ लिया। हाइपोथेसिस मतलब एजम्पशन, प्री एजम्पशन होते हैं कि देयर इज ए नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे जो है ये रिजेक्ट कर लिया है, ठीक है। और हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या सेट किया गया था वो भी हम लोग देखते हैं। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस डू इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रेट प्रोनेस। तो हम लोग चाइल्ड केयरिंग प्रैक्टिसेस में, रेयरिंग प्रैक्टिसेस में जो होता है स्टूडेंट्स का, चाइल्ड का स्ट्रेच में भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। सो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। ओके, सो यहाँ पे बोला गया है नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर लिया। जब आप लोग ये हमेशा याद रखिए, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होते हैं, ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो हमेशा ट्रू हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। इफ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है वो एक्सेप्ट होगा। अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट होता है, देन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। सो देयर इज अपोजिट रिलेशन बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो यहाँ पे बोला गया है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया, इसका मीनिंग क्या होगा? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। सो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड बिकॉज हियर इज रिटन
null hypothesis is rejected, right? So this is so simple. So आप लोग null hypothesis, alternative hypothesis का definition याद करके ही ये आंसर कर सकते हैं. null hypothesis and alternative hypothesis से related और एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में आता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है. दैट इज टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. टाइप 1 एरर को हम लोग अल्फा भी बोलते हैं, टाइप 2 एरर को हम लोग बीटा भी बोलते हैं. देखिए ये एरर क्या होता है, अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ठीक है, मगर हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, देन ये हो जाएगा टाइप 1 एरर. अगर नल हाइपोथेसिस जो होता है ये फॉल्स है, मगर हम लोग क्या करते हैं, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मगर हम लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया, देन ये हो जाएगा टाइप 2 एरर. फिर से मैं बोल देती हूँ, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट रिजेक्ट कर लिया, टाइप 1 एरर. नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, मगर हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, देन टाइप 2 एरर होता है, ठीक है. और टाइप 2 एरर में 1 माइनस अल्फा ऐसे भी कभी कभी आप लोग बुक्स में मिलेंगे, ठीक है. टाइप 1 एरर अल्फा बोलते हैं, टाइप 2 एरर बीटा बोलते हैं, मगर कभी कभी किसी किसी बुक में 1 माइनस अल्फा भी टाइप 2 एरर को लिखते हैं. प्लीज नोट दैट, ओके. सो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करते हैं. ए रिसर्च इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ possible factors for the organizations of effective midday meal interventions. Which research method will be most appropriate for the study? So यहाँ पे बोला गया है मिड डे मील्स जो स्कीम है उसको इफेक्टिवनेस उसका जो है स्टडी करना है रिसर्च को मिड डे मील स्कीम के बारे में. सो कौन सा मेथड यहाँ पे यूज होगा? ऑप्शन ए दैट इज हिस्टोरिकल मेथड. हिस्टोरिकल मेथड तो यहाँ पे दूर दूर तक इसका रिलेशन नहीं है. इसका मोन्यूमेंट स्टडी होता है, हिस्ट्री का स्टडी होता है. इट इज बेस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा अवेलेबल, ओके. डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज रिलेटेड टू क्वेश्चनरीज. वहाँ पे आप पार्टिकुलर एरिया में जाके उस जो लोग हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगा. एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू साइंटिफिक स्टडी. एंड एक्स पोस्ट फैक्टर इसमें राइट आंसर हो जाएगा. क्यों? बिकॉज एक्स पोस्ट फैक्टर इसका मीनिंग है आफ्टर द इफेक्ट, ओके. ऑलरेडी मिड डे मील जो है कोई भी स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है, उसके बाद उसका जो है इफेक्ट को हम लोगों को स्टडी करना है. देन ये एक्स पोस्ट मतलब इफेक्टिवनेस जो है उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं. यहाँ पे देखिए एक्स पोस्ट फैक्टर मीन्स फ्रॉम व्हाट इज डन आफ्टरवर्ड. सो ये जो है ऑलरेडी इंसिडेंस हो गया है, हम लोगों ने ये पॉलिसी जो है मिड डे मील का पॉलिसी जो है ये इम्प्लीमेंटेशन कर लिया है, मगर उसका आफ्टरवर्ड्स क्या इफेक्ट होगा उसको हम लोगों को देखना है. देन इसको एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च मेथड हम लोग बोलते हैं. और एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च मेथड में एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है हम लोग कभी भी उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते. बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्यों मैनिपुलेट नहीं कर सकते? बिकॉज वो ऑलरेडी हो गया है, उसको जो हो जाता है उसके बारे में ही तो हम लोगों को एक्सपोज रिसर्च करना है, राइट. अगर नहीं होता देन हम लोग एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंट मेथड में हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए. जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं बेसिकली इट इज रिलेटेड टू साइंस. यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग स्टडी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, मगर एक्सपोज में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is an initial mandatory requirement for pursuing research? तो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है ये पूछा है. ऑप्शन ए डेवलपिंग ए रिसर्च डिजाइन. नहीं, ये नहीं हो सकता. रिसर्च डिजाइन बहुत बाद आता है. फॉर्मेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, ये जो है ये सही होगा, बिकॉज पहले हम लोगों को क्वेश्चन ढूंढना है. फॉर एग्जाम्पल पार्टिकुलर एरिया को आप लोग स्टडी करने के लिए इंटरेस्टेड है, उसका उस पार्टिकुलर एरिया का इस एरिया का प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम को पता ही नहीं है, रिसर्च आप लोग कैसे करेंगे? रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, ठीक है. ये जो पर्टिकुलर एरिया में लोग रहते हैं उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, जो क्वेश्चंस क्या है आपके मन में. जब क्वेश्चन आपके मन में आएंगे, ठीक है, उसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हैं, रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं. अगर क्वेश्चन ही नहीं है देन आप लोग रिसर्च नहीं कर सकते, उसका आंसर भी नहीं दे सकते.
सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन डी एंड सी एंड डी में देखिए डाटा एनालिसिस बहुत बाद आता है। ऑप्शन डी में देखिए रिसर्च हाइपोथेसिस हम लोग बहुत बाद में फॉर्मुलेट करते हैं। पहले हम लोगों को प्रॉब्लम ढूंढना है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे माइंड में क्वेश्चन क्या है रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम। सो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द फॉर्मेट ऑफ थेसिस राइटिंग इज द सेम एज। थेसिस राइटिंग में PhD थेसिस राइटिंग ही आप बोल लीजिए। सो थेसिस राइटिंग कौन सा सेम है यहाँ पे पूछा है। प्रिपरेशन ऑफ ए रिसर्च पेपर आर्टिकल, एक आर्टिकल प्रिपरेशन करना एंड रिसर्च पेपर प्रिपरेशन करना और थेसिस प्रिपरेशन करना बहुत ही अलग चीज होते हैं। ऑप्शन बी राइटिंग सेमिनार प्रेजेंटेशन, ये भी बहुत अलग होता है थेसिस राइटिंग से, ये मैच नहीं कर। सभी अगर सेमिनार के पेपर पब्लिश करने लगे तो सभी को PhD मिल जाएगा, राइट। सो ऑप्शन सी देखिए रिसर्च डिजर्टेशन, जो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। रिसर्च डिजर्टेशन से सिमिलर होता है थेसिस राइटिंग और वर्कशॉप का भी सेमिनार नहीं होता। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। Question number 8. Which of the following statement is not true in the context of participatory research? Very important. Participatory research क्या होता है, जहाँ पे जो रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है, रिसर्चर्स फॉर एग्जांपल आप रिसर्चर्स है, आपका जो रेस्पोंडेंट होगा, फॉर एग्जांपल पार्टिकुलर एरिया में आप गए, आप रिसर्चर गए, उसका जो रेस्पोंडेंट होगा वो भी आपका रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे? उसी रेस्पोंडेंट को आप लोग पूछेंगे कि आप लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज आप लोगों को चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को करना है। सो रेस्पोंडेंट ही रिसर्च को समझाएंगे कि हम लोगों का ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स गवर्नमेंट को लेना चाहिए। सो रेस्पोंडेंट ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, इसीलिए इसको पार्टिसिपेटरी रिसर्च बोलते हैं। बेसिकली ये क्यों कंडक्ट किया जाता है, बिकॉज कभी कभी गवर्नमेंट स्कीम में भी आप देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कीम में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, राइट। गवर्नमेंट मोस्टली गवर्नमेंटल स्कीम जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं आएंगे रेस्पोंडेंट को पूछने के लिए कि आप लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सो ये रिसर्चर का काम होता है कि रेस्पोंडेंट को खुद के रिसर्च में पार्टिसिपेशन कीजिए, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि व्हिच इज नॉट ट्रू, यहाँ पे पूछा है व्हिच इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। इट रिकॉग्नाइजेस नॉलेज एज ए पावर, ये सही है। ये पावर के बारे में बात करते हैं, नॉलेज के पावर के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन बी इट एम्फेसाइजेस ऑन पीपल एज ए एक्सपर्ट, यस, रिसर्चर जो है वो रेस्पोंड को टू सम एक्सटेंट एक्सपर्ट मानते हैं। ऑप्शन सी इट इज कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, ओके, ये इंक्वायरी का भी बात करते हैं, इंक्वायरी करना है रिसर्च को। ऑप्शन डी इट सोल पर्पस इज टू प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। सो इसका सोल पर्पस प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज नहीं होता, इसका पर्पस प्रोडक्शन एंड नॉलेज के साथ एक्शन भी होता है। जैसे हम लोगों ने अभी अभी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात किया। सो गवर्नमेंट स्कीम जो है उसके बारे में रेस्पोंडेंट को नॉलेज होना है, ये तो सही है, मगर क्या क्या एक्शन ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी हो या स्टेट गवर्नमेंट, सो एक्शन के बारे में भी बात करते हैं। सो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following statement is true in the context of testing a hypothesis? एक hypothesis testing के लिए कौन सा सही है? Option A, it is only alternative hypothesis that can be tested. Option B, it is the null hypothesis that can be tested. Option C, both alternative and null hypothesis can be tested. Option D, both alternative and null hypothesis cannot be tested. ये तो नहीं होगा, ये किसी को भी अगर टेस्ट ही नहीं करेंगे रिजल्ट कैसे निकलेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, नल हाइपोथेसिस को अगर टेस्ट करेंगे देन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गए तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट होंगे, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गए तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होंगे। सो इसीलिए हम लोग सिर्फ नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं, ऑल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस का रिजल्ट ऑटोमेटिकली हम लोगों को पता चल ही जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी, दैट इज बी करेक्ट होगा, दैट इज इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। इसीलिए ऑल्टरनेटिव और रिसर्च हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने से ही हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म इक्वली इन ए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स। मेल एंड फीमेल जो है
एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में इक्वली परफॉर्म किया है। नल हाइपोथेसिस क्या है, फिर से आप लोगों को रिमाइंड कर देती हूँ। देयर इज ए नो डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल। अगर हम लोगों को मेल एक्स पकड़ लिया और फीमेल को वाई पकड़ लिया, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई स्टूडेंट परफॉर्म इक्वली। इसका मीनिंग है एक्स एंड वाई के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो इसका जो है ये क्या इंडिकेट करता है, दैट इज ऑप्शन सी, नल हाइपोथेसिस को ही इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट इज देयर इज ए रिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, देयर इज and there is a no difference between male and female, क्या हो जाएगा, that is null hypothesis. Okay, so that's for all today. ओके यही तक हम लोगों ने आज डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 11 हम नेक्स्ट पार्ट में अपकमिंग लेसन में डिस्कस करेंगे। रेफरेंसिंग फॉर्मेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो if you have any doubts, you can ask in the comment section below. We are also available in different social media platforms. Links are in the description box. And if you have any query, you can ask in econ100219@gmail.com. You can contact us for our courses. Okay. एग्जाम क्रेकर में ही आप लोगों को CTET, UGC नेट एंड असम टेट के लिए जो है ये ऑलरेडी लेसन्स अवेलेबल है, ये जाके आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।